1857 से पूर्व के जन विद्रोह 1857 से बहुत पहले लगभग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से भारत के अलग अलग हिस्सों में ना असंतोष सुलग रहा था। जी हाँ, बिल्कुल। किसान थे, कारीगर थे, आदिवासी, यहाँ तक कि पुराने शासक वर्ग, सैनिक, धार्मिक नेता, सब लोग। अलग अलग वजहें थीं, पर कहीं ना कहीं दुश्मन एक ही था। बिल्कुल सही। ये नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों थी? कंपनी के राज में ऐसा क्या हो रहा था जो लोगों को विद्रोह करने पर मजबूर कर रहा था? देखिए, कई बड़े कारण थे। मतलब स्रोत साफ इशारा करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो जमीन का था। कंपनी की जो नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थीं, लगान बहुत भारी था और किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा फैक्टर था। अच्छा। खास तौर पर आदिवासी इलाकों में अगर देखें तो उनकी जमीनों पर, उनके जंगलों पर बाहरी लोगों का, कंपनी का, सबका दखल बढ़ता जा रहा था। और इसी से जुड़ा था गांव में शोषण का एक पूरा नया सिस्टम। बिचौलिए आ गए, ठेकेदार, सूदखोर, साहूकार, ये सब कंपनी के लिए लगान तो वसूलते ही थे, पर किसानों को कर्ज के जाल में भी फंसा लेते थे। अच्छा, मतलब दोहरी मार। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ब्रिटेन से जो सस्ता माल आ रहा था, उसने भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, खासकर कपड़ा उद्योग, दस्तकारी, उनको लगभग खत्म कर दिया। हाँ, वो मैनचेस्टर वाला माल। जी। और ऊपर से भारतीय माल पर भारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो वो बाहर भी नहीं बिक पा रहा था। तो इसका नतीजा, लोग कहाँ गए? नतीजा ये हुआ कि लाखों कारीगर, दस्तकार, वो सब बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरी में वापस गांवों की तरफ जाना पड़ा। अब इससे क्या हुआ कि खेती की जमीन पर दबाव और बढ़ गया। तो ये सारे जो आर्थिक और सामाजिक बदलाव थे, ये मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक, कहना चाहिए, माहौल तैयार कर रहे थे। सामग्री में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, नागरिक विद्रोह, सिविल अपराइजिंग्स। मतलब आम लोगों के विद्रोह जो सैनिक नहीं थे। इनके पीछे क्या कोई खास वजहें थीं? इनके कुछ अपने पहलू थे जिन पर स्रोत ध्यान दिलाता। पहली बात तो ये कि कंपनी राज ने बहुत तेजी से बदलाव किए, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, लगान सिस्टम में। और ये बदलाव लोगों को समझ नहीं आ रहे थे या उनके खिलाफ जा रहे थे। दूसरी बात, कई पुराने जमींदार थे और दक्षिण भारत में पॉलीगार होते थे, स्थानीय सरदार। वो अपनी सत्ता खो चुके थे, अपनी जमीन खो चुके थे, तो उनके मन में एक बदले की भावना थी। अच्छा, सत्ता छीनने का गुस्सा। बिल्कुल। तीसरा, ये जो पुराने रूलिंग क्लास के लोग थे, उन्हें नए सरकारी अफसरों और व्यापारी साहूकारों के सामने अपनी हैसियत कम लगती थी, उनका ईगो हर्ट होता था। चौथा, वो कारीगरों वाली बात, उनकी तो हालत खराब थी ही, और उनके जो पुराने खरीदार थे, राजा, नवाब, जमींदार, वो खुद कमजोर हो रहे थे, तो कारीगरों का माल खरीदता कौन? सही बात है। और हाँ, एक धार्मिक एंगल भी था, जैसे पंडित, मौलवी, जो पुराने एलीट क्लास पर निर्भर थे, उन्होंने भी विदेशी हुकूमत के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका निभाई। रवैया, उसके बारे में भी कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि अंग्रेजों का जो विदेशीपन था, वो हमेशा बाहरी बने रहे, और उनका जो बर्ताव था, भारतीयों को कमतर समझना, वो भी लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता था। ये सब मिलके वजह बनी। चलिए अब कुछ खास नागरिक विद्रोहों को देखते हैं। जी। पूर्वी भारत में हुआ सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। ये काफी सुना है। सामग्री क्या कहती है इसके बारे में? हाँ, ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें धार्मिक साधुओं का, सन्यासियों का एक समूह था जो हथियारबंद होकर कंपनी से लड़ रहा था। साधु लड़ रहे थे? जी। उन्हें कभी कभी फकीर भी कहा गया। ये लोग कंपनी की कोठियों पर, उनके खजानों पर हमले करते थे। बड़े नेता भी हुए इसमें, मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक। और एक नाम खास है, देवी चौधुरानी। देवी चौधरानी। हाँ, इनका नाम तो सुना है। उनका नेतृत्व ये दिखाता है कि शुरुआती प्रतिरोध में महिलाओं की भी भूमिका थी। एक्टिव रोल था, जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी पर आधारित है ना? और देवी चौधुरानी नाम से भी उन्होंने लिखा। वाह, ये तो साहित्य से भी जुड़ा है। बिल्कुल। अब अगर दक्षिण की तरफ देखें तो पोलीगारों का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, 1795 से 1805 तक। पोलीगार, ये कौन थे? ये स्थानीय सरदार थे जिनके पास अपनी जमीनें और छोटी सेनाएं होती थीं। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ लगान बढ़ाने का झगड़ा नहीं था, ये असल में पारंपरिक सत्ता और कंपनी की जो विस्तारवादी नीति थी, उसके बीच सीधी टक्कर थी। अंग्रेज इन्हें अपने रास्ते का कांटा मानते थे। अच्छा। तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, ये सब इलाके इसके मुख्य केंद्र थे। इसमें एक नाम बहुत आता है, वीर पांड्या कट्टाबोमन। हाँ, कट्टाबोमन पंजालंकुरिची के पोलीगार थे। उनका विद्रोह इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने सीधे कंपनी की अथॉरिटी को चैलेंज किया। 1799 तक बहुत मजबूती से लड़े, कंपनी की सेनाएं हारी भी उनसे। उनके सिर पर इनाम रखा गया था। ओह। और उनकी हार के बाद भी संघर्ष रुका नहीं।
उनके भाई थे ऊमथुराई और मर्दू पांडियन जैसे नेता। उन्होंने 1801 में फिर से विद्रोह छेड़ा। हालांकि अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, पर यह दिखाता है कि दक्षिण में प्रतिरोध कितना संगठित और कितना दृढ़ था। और बाद में भी हुआ। जी, 1803 से 1805 के बीच उत्तरी अर्कोट के पॉलीगारों ने भी विद्रोह किया। उनसे उनका कावल शुल्क वसूलने का हक छीना जा रहा था। ये एक तरह का पारंपरिक प्रोटेक्शन टैक्स होता था। अब उड़ीसा की बात करते हैं। पाइक विद्रोह 1817 का। ये पाइक कौन थे और इनका क्या मसला था? देखिए, पाइक जो थे वो उड़ीसा की पारंपरिक जमीनी मिलिशिया थी, मतलब पैदल सैनिक। उन्हें उनकी मिलिट्री सर्विस के बदले लगान माफ जमीनें मिलती थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, हेरिडिटरी। हाँ, लेकिन जब 1803 में अंग्रेजों ने ओडिशा पर कब्जा किया और खुर्दा के राजा को गद्दी से हटा दिया, तो पाइकों की जमीनें छिनने लगीं। बख्शी जगबंधु विद्याधर, जो राजा के पूर्व सेनापति थे, उनकी अपनी जमीन भी 1814 में कंपनी ने ले ली। बस यही नाइंसाफी विद्रोह का कारण बन गई। तो ये उनके पारंपरिक अधिकारों पर सीधा हमला था एक तरह से। बिल्कुल, उनके जीने का तरीका, उनका सम्मान सब दांव पर था। तो जब 1817 में पड़ोस के गुमसर से खोंड आदिवासियों का एक दल खुर्दा आया, बख्शी जगबंधु ने पाइकों को और दूसरे लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे ही पाइक विद्रोह कहा गया। जी, इसे पाइक विद्रोह कहा गया। ये विद्रोह दिखाता है कि कैसे कंपनी की नीतियों ने एक पूरे समुदाय को, जो सदियों से राज्य की सेवा से जुड़ा था, उसे ही दुश्मन बना दिया। इसे भी दबाया गया, पर बाद में सरकार को थोड़ी नरमी दिखानी पड़ी, कुछ रियायतें देनी पड़ी। इन बड़े विद्रोहों के अलावा स्रोत में और भी कई उदाहरण हैं। जैसे बरेली में 1816 में पुलिस टैक्स के खिलाफ मुफ्ती मोहम्मद अय्याज का विद्रोह हुआ। हाँ, केरल वर्मा पझस्सी राजा, जिन्हें केरल सिन्हम भी कहते थे, उनका लंबा गुरिल्ला युद्ध चला अंग्रेजों के खिलाफ 2 बार, 1797 में और फिर 1800 से 5 तक। जी, पजस्सी राजा का प्रतिरोध बहुत जबरदस्त था। और अवध के वजीर अली खान ने तो बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट को ही मार डाला था 1799 में। हाँ, ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि असंतोष कितना फैला हुआ था, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शक्लों में। अब बात करते हैं उन किसान आंदोलनों की जिनमें अक्सर, जैसा कि स्रोत कहता है, धर्म का पुट भी होता था, धार्मिक रंग भी दिखता था। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। कई आंदोलनों में धर्म और किसानी मुद्दे आपस में गुंथे हुए थे। जैसे पश्चिम बंगाल का नरकेल बेरिया विद्रोह, लगभग 1831 का। नरकेल बेरिया। हाँ, इसके नेता थे मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर भी कहते थे। उन्होंने मुस्लिम किसानों को हिंदू जमींदारों के खिलाफ खड़ा किया। उन जमींदारों ने दाढ़ी रखने पर टैक्स लगा दिया था। दाढ़ी पर टैक्स? ये, और साथ ही अंग्रेज नील बागान मालिकों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। इसे अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ पहला हथियारबंद किसान विद्रोह माना जाता है। ये बाद में वहाबी आंदोलन से भी जुड़ गया था। अच्छा, स्रोत में फराइजी विद्रोह का भी जिक्र है। ये कौन लोग थे? और फराइजी जो थे, वो पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह ने एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन शुरू किया था, उसके अनुयायी थे। वो इस्लाम की जो बुनियादी शिक्षाएं हैं, उन पर जोर देते थे और समाज और राजनीति में बदलाव चाहते थे। और उनका किसानों से क्या लेना देना था? उनके बेटे थे दादू मियां। उन्होंने तो अंग्रेजों को बंगाल से निकालने का ही लक्ष्य बना लिया था। और अहम बात यह है कि ये आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ किसानों के हक में भी खड़ा हुआ। मतलब ये सिर्फ धार्मिक नहीं था, सामाजिक आर्थिक मुद्दे भी थे। और मालाबार के मोपला विद्रोह 1836 से 1854 के बीच हुए? हाँ, मालाबार में भी कहानी कमोबेश वैसी ही थी। लगान बहुत ज्यादा, खेत छोटे होते जा रहे थे और सरकारी अफसरों का जुल्म। तो वहां के जो मोपला किसान थे, जो ज्यादातर मुस्लिम थे, वो इतने तंग आ गए थे कि 1836 से 1854 के बीच लगभग 22 बार उन्होंने विद्रोह किया। 22 बार? जी, ये दिखाता है कि किसानों का गुस्सा कितना गहरा था और कितना लगातार बना हुआ था। अब चलते हैं आदिवासी विद्रोहों की तरफ। सामग्री में इन्हें सबसे ज्यादा लगातार होने वाला, उग्र और हिंसक बताया गया है। क्या इनके कारण मुख्य भूमि और पूर्वोत्तर में कुछ अलग थे? हाँ, थोड़ा फर्क तो था। मुख्य भूमि यानी सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, यहाँ विद्रोह ज्यादातर जमीन और जंगल पर बाहरी लोगों के कब्जे के खिलाफ थे। बाहरी लोग मतलब दिकू? हाँ, बिल्कुल। आदिवासियों ने अक्सर दिकू कहते थे। इन बाहरी लोगों में व्यापारी, साहूकार, ठेकेदार और कंपनी के अधिकारी सब शामिल थे। अंग्रेजी कानूनों ने उनकी जमीन पर जो सामूहिक अधिकार की परंपरा थी, उसे तोड़ दिया। झूम खेती, जो उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, उस पर रोक लगा दी। तो उनकी पूरी जीवन शैली, उनका पूरा अस्तित्व ही संकट में आ गया था।
पुलिस, व्यापारी, साहूकार सब मिलकर उनका शोषण करते थे। तो दिकू सिर्फ बाहरी नहीं थे, वो उनकी पहचान, उनकी आजादी के लिए खतरा थे। और पूर्वोत्तर में अंग्रेज काफी बाद में पहुंचे, तो वहां जो संघर्ष हुए वो ज्यादा लंबे चले और उनका मकसद अक्सर अपनी आजादी को पूरी तरह बचाए रखना था, बाहरी दखल को पूरी तरह रोकना था। कुछ बड़े आदिवासी विद्रोहों के उदाहरण क्या मिलते हैं स्रोत में? संथाल विद्रोह का नाम सबसे पहले आता है, 1855-56 का। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विद्रोह था। संथाल ये कहाँ थे? ये बिहार की राजमहल पहाड़ियों के पास दामन-ए-कोह नाम का इलाका था, वहां बसे थे। मेहनती किसान आदिवासी थे, लेकिन जमींदारों, साहूकारों और पुलिस के जुल्मों से इतने तंग आ गए कि उन्होंने सिद्धू और कान्हू नाम के 2 भाइयों के नेतृत्व में बगावत कर दी। इस विद्रोह की खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि इन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं की, इन्होंने बाकायदा कंपनी राज खत्म होने का ऐलान किया और अपने इलाके को आजाद घोषित कर दिया। एक समानांतर सरकार चलाने की कोशिश की। अच्छा। हालांकि इसे बहुत ही बेरहमी से कुचला गया, हजारों संथाल मारे गए, लेकिन ये आदिवासी प्रतिरोध की हिम्मत और ताकत का एक बड़ा प्रतीक बन गया। छोटा नागपुर इलाके के कोल विद्रोह का भी जिक्र है 1831 का। इसका मुख्य कारण क्या था? यहां भी देखिए, मूल समस्या जमीन की ही थी। कोल आदिवासियों के जो मुखिया थे, उनकी जमीनें बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को, सिखों और मुसलमानों को दी जा रही थी। और साथ ही जो अंग्रेजी कानून और उनकी न्याय व्यवस्था थी, वो उनकी अपनी पारंपरिक सामाजिक पंचायतों और रिवाजों को खत्म कर रही थी। तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने इन बाहरी लोगों और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ हथियार उठा लिए। और पूर्वोत्तर भारत में कोई खास विद्रोह? वहां खासी विद्रोह का जिक्र जरूर करना चाहिए। लगभग 1829 से 33 तक चला खासी विद्रोह। हाँ, हुआ ये कि अंग्रेज ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए खासी पहाड़ियों से एक सड़क बनाना चाहते थे। तो खासी, गारो, खम्पटी, सिंगफोज, इन सब जनजातियों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका जबरदस्त विरोध किया। ये सिर्फ सड़क का विरोध था या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ सड़क का विरोध नहीं था। ये असल में अपनी जमीन, अपनी आजादी पर बाहरी कब्जे को रोकने की लड़ाई थी। और ये बहुत जल्दी ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में बदल गया। इनके अलावा भी कई नाम हैं स्रोत में। चुआर, हो, मुंडा, भील, कोली, रामोसी। जी, बहुत सारे। ये लिस्ट काफी लंबी है और दिखाती है कि आदिवासी प्रतिरोध कितना व्यापक और कितना गहरा था। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कंपनी की अपनी फौज के अंदर भी भारतीय सिपाही, वो भी 1857 से बहुत पहले बगावत कर रहे थे। बिल्कुल, और इसके कारण भी बहुत साफ हैं, जैसा स्रोत बताता है। सबसे बड़ा कारण तो था भेदभाव। भेदभाव किस तरह का? हर तरह का। तनख्वाह में, प्रमोशन में, बर्ताव में अंग्रेज अफसरों और भारतीय सिपाहियों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। फिर अगर उन्हें कहीं दूर दराज या मुश्किल इलाकों में लड़ने भेजा जाता तो उन्हें सही भत्ता यानी फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था। और फिर धार्मिक भावनाएं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। खासकर 1856 में लॉर्ड कैनिंग का जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, उसने तो आग में घी का काम किया। अच्छा, वो एक्ट क्या था और उससे क्या दिक्कत थी? उस कानून में ये था कि अब से जो भी नया सिपाही भर्ती होगा, उसे कहीं भी सेवा करने भेजा जा सकता है, यहां तक कि समुद्र पार भी। तो इसमें क्या बुराई थी? बुराई ये थी कि उस जमाने में खासकर ऊंची जाति के हिंदू सिपाहियों के लिए समुद्र पार करना मतलब अपनी जाति खो देना था, धर्म भ्रष्ट होना था। तो ये उनकी धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला माना गया। ओहो, हाँ, ये तो गंभीर बात थी। क्या इसके कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण हैं विद्रोहों के? हाँ, बिल्कुल है। सबसे बड़ा उदाहरण तो 1806 का वेल्लोर विद्रोह है। वहां सिपाहियों को एक नई तरह की पगड़ी पहनने का हुक्म दिया गया था, जिसमें जानवर की खाल का इस्तेमाल होता था। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और उन्होंने विद्रोह कर दिया। मैसूर के शासक का झंडा तक फहरा दिया था वहां। बाप रे! फिर 1824 में बैरकपुर में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बर्मा जाने से मना कर दिया। कारण वही, समुद्र पार करना पड़ता। इसे बैरकपुर विद्रोह कहते हैं। इन बड़े विद्रोहों के अलावा स्रोत में 1764 में बक्सर युद्ध के ठीक बाद बंगाल में हुए विद्रोह का जिक्र है। 1825 में असम राइफल्स में हुआ, 1838 में शोलापुर में, 1840 के दशक में जब सेना को सिंध भेजा गया तब कई रेजिमेंटों में बगावत हुई। तो ये सब दिखाता है कि 1857 की चिंगारी अचानक नहीं भड़की थी, बारूद तो बहुत पहले से जमा हो रहा था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटे बड़े विद्रोह लगातार हो रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि इतने सारे विद्रोह हुए, नागरिक, आदिवासी, किसान, सिपाही 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक चलते रहे, फिर भी ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ क्यों नहीं पाए?
इन शुरुआती जन विद्रोहों की कमजोरियां क्या थीं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, स्रोत इनकी कमजोरियों पर भी बात करता है। कई वजह थीं। पहली और सबसे बड़ी कमजोरी शायद ये थी कि विद्रोह ज्यादातर स्थानीय थे, लोकलाइज्ड थे। मतलब ये कि एक विद्रोह का दूसरे से कोई खास जुड़ाव नहीं था। वो अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों में हो रहे थे। दिल्ली में क्या हो रहा है, इससे शायद दक्षिण के पोलेगार को मतलब नहीं था, या संथाल परगना के हालात से अवध का किसान अनजान था। कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, इनकी जड़ें ज्यादातर स्थानीय शिकायतों में थीं, जैसे लगान ज्यादा है, या जमीन छिन गई, या जंगल पर अधिकार खत्म हो गया। कोई एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य, एक कॉमन विजन, वो नहीं था। तीसरी कमजोरी शायद नेतृत्व में थी। अक्सर लीडरशिप पुराने जमींदारों, राजाओं या कबीलाई मुखियाओं के हाथ में होती थी। उनका नजरिया, स्रोत कहता है, अर्ध सामंती या पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा हुआ दृष्टिकोण से स्रोत का क्या मतलब है? ये उनकी रणनीति या लक्ष्यों पर कैसे असर डालता था? देखिए, इसका मतलब ये है कि वो अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलावों का विरोध तो कर रहे थे, लेकिन उनके पास भविष्य के समाज का कोई नया वैकल्पिक नक्शा नहीं था। वो अक्सर अंग्रेजों को हटाकर पुरानी व्यवस्था को ही वापस लाना चाहते थे। एक तरह से उनकी लड़ाई अक्सर अपने खोए हुए अधिकार वापस पाने तक ही सीमित रह जाती थी। कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक बदलाव का एजेंडा नहीं होता था। अच्छा। इसी वजह से शायद वो समाज के सभी वर्गों को पूरी तरह से एक साथ नहीं ला पाए। और लड़ने के तरीके? हाँ, वो चौथी बात। लड़ने के तरीके और हथियार पुराने थे। तीर कमान, तलवारें, भाले। वो अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों और तोपों का मुकाबला कैसे करते? अंग्रेजों के पास बेहतर संगठन था, बेहतर रणनीति थी, कम्युनिकेशन के साधन थे। और वो चालाक भी थे। बिल्कुल। वो अक्सर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। कभी कभी कुछ रियायतें देकर विद्रोहियों में फूट डाल देते थे या उन्हें शांत कर देते थे। तो आज की ये सारी बातचीत हमें 1857 से पहले के भारत की एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा जटिल तस्वीर दिखाती है। ये एकदम साफ है कि 1857 कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि वो उस गहरे असंतोष का नतीजा थी जो पिछली एक सदी से ज्यादा वक्त से सुलग रहा था। जी हाँ। किसान, कारीगर, आदिवासी, सिपाही, पुराने शासक, धार्मिक नेता, समाज का लगभग हर तबका अपने अपने तरीके से अपने अपनी लड़ाई लड़ रहा था। बिल्कुल। और इन सभी विद्रोहों का रूप, उनका नेतृत्व, उनके तात्कालिक कारण, ये सब भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन जैसा कि स्रोत सामग्री से साफ उभरता है, इन सबके पीछे एक धागा कॉमन था। वो था ब्रिटिश नीतियों के कारण हो रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के प्रति गहरा गुस्सा और एक रिएक्शन। विदेशी शासन का विरोध और अपनी पहचान, अपनी स्वायत्ता, अपने अधिकारों को बचाने की जो छटपटाहट थी, वो इन सभी संघर्षों में हमें साफ दिखाई देती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत ये तो बताता है कि ये शुरुआती विद्रोह स्थानीय थे, बिखरे हुए थे, उनमें कमजोरियां थी और इसलिए वो असफल रहे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इन्हीं बिखरे हुए, असफल से दिखने वाले प्रतिरोधों ने अनजाने में ही सही, आगे चलकर जो ज्यादा संगठित राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसके लिए कहीं ना कहीं जमीन तैयार की हो? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। क्या इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष और प्रतिरोध की एक विरासत नहीं छोड़ी? इस पे जरूर गौर किया जा सकता है।